नमस्कार, सुप्रभात दोस्तों अपनी तैयारी इस लेवल का रखिए कि एग्ज़ाम का लेवल चाहे जैसा भी हो, आपके तैयारी के सामने पेपर अपना घुटने टेक दे। इस लेवल की आपकी तैयारी होनी चाहिए और उसी उद्देश्य के साथ मैं आप सभी के बीच अपना मैराथन सीरीज का 21वां क्लास लेकर आप सभी के बीच उपस्थित हो चुका हूं। तो आइए मेरे प्यारे दोस्तों, आज का जो हमारा ये 13 दिसंबर का जो मैराथन सेशन है ये थोड़ी सी लेट हो चुकी है, लेकिन कोई बात नहीं, हम प्रश्नों का निचोड़ देंगे, प्रश्नों का टोटल सॉल्यूशन देंगे आपको। आप सबसे पहले हमें कमेंट करके बताइए कि किस एग्ज़ाम की तैयारी के लिए आप लोग इतना दबा के मेहनत कर रहे हैं ना, किस एग्ज़ाम से भिड़ने वाले हैं आप, एक बार कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और सभी दोस्तों को बहुत बहुत स्वागत है, सभी दोस्तों को मेरा गुड मॉर्निंग। देखिए, आप कहाँ से हैं और कहाँ से देख रहे हैं, किस राज्य से देख रहे हैं, एक बार कमेंट में हमें बताने का प्रयास जरूर करिएगा। क्वेश्चन 526 नंबर का पहला सवाल आज का है। कोई एक सिंगल फेज ट्रांसफार्मर 50 हर्ट्ज की आवृत्ति पर प्रचालित होता है जिसका अधिकतम फ्लक्स जो है वो 1.2 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर है। प्रति फेरे टर्न 8 वोल्टेज है। ध्यान रखना, हर एक टर्न में कितना वोल्टेज प्राप्त होगा, कितना वोल्टेज उत्पन्न होगा, 8 वोल्ट। यदि प्राथमिक वोल्टेज 250 वोल्ट है, द्वितीयक 300 वोल्टेज है, तो बताना कि ये जो आपकी प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग है इसमें कितने टर्न्स होंगे। लेकिन एक बात का ख्याल रखना कि हर टर्न में कितना वोल्टेज उत्पन्न हो रहा है, 8 वोल्ट उत्पन्न हो रहा है ना। आइए इस क्वेश्चन को डिटेल से समझते हैं। जैसे कि अगर आपको प्राइमरी वाइंडिंग में टर्न की संख्या ज्ञात करना है, तो प्राइमरी टर्न बराबर प्राइमरी का वोल्टेज लीजिए बटा हर एक टर्न से कितना वोल्ट उत्पन्न हो रहा है, तो टर्न प्रति वोल्ट। प्राइमरी में वोल्टेज कितना है, वो है 250 और हर एक टर्न से 8 वोल्ट हमें प्राप्त हो रहा है। इसका भाग करिए, कितने बार में जा रहा है, 8 त्रिक 24 और है ना, 8 त्रिक 24 बच गया कितना, 10, 8 एकम 8 भाग जाएगा नहीं और बचा 2 है ना, हो गया 20, पॉइंट रख दिए तो 20, 8 दूना 16 है ना, 4 40, 8 पंचे 40, कितना हो गया 31.25 टर्न। अब 31.25 टर्न तो होगा नहीं, इसलिए हम इसको क्या कहेंगे, 32 टर्न। क्या कहूँगा मैं इसको, 32 टर्न। और हर टर्न में, अब इसको अगर देखिए मल्टीप्लाई किया जाए 32 को 8 से, तो क्या 250 आता है, 8 दूना 16, 8 त्रिक 24 एक 25, 256 वोल्ट आ रहा है यहाँ, 250। क्योंकि हमने भाई 31.5 टर्न थोड़ी होगा तो 32 टर्न होगा, इसलिए आधे टर्न में कितना, 6 वोल्ट बढ़ गया। आधे टर्न में कितना बढ़ गया, 6 वोल्ट बढ़ गया। तो यानी कि हमारा आंसर बिल्कुल सही है। अगर सेकेंडरी टर्न में देखें, सेकेंडरी वाइंडिंग में, तो सेकेंडरी का वोल्टेज लीजिए आप। प्राइमरी वाइंडिंग में प्राइमरी का लिया गया था, तो सेकेंडरी में सेकेंडरी का लीजिए और हर टर्न में कितना वोल्टेज प्राप्त हो रहा है। आप यहाँ से देखिए ना कि 3000 ये द्वितीयक वोल्टता है, कितना है, 3000 बटा 8, इसको करिए 8 त्रिक 24 है ना, 8 त्रिक 24 और बच गया कितना गया, 6 है ना, हो गया है 60, 8 सत्ते 56 बचा 40, 8 पंचे 40, ये हो गया आपका टर्न। 375 टर्न कितना है, 32 टर्न और 375 टर्न। प्राथमिक में 32 कहाँ है भाई, ये गलत है, ये गलत है, ये सही है। प्राथमिक में 32 टर्न, द्वितीयक में 375 टर्न है ना, प्राथमिक में 55, द्वितीयक में 375। आप यहाँ से भी अंदाजा लगा सकते हैं कि 250 जो है ना, 250 का 3000 लगभग 10 गुना है, लगभग 10 गुना है, और 32 का ये लगभग 10 गुना है ना। तो ऐसे भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। अगर आप इस प्रकार का अंदाज़ा लगा करके आकलन करना चाहते हैं या फिर आकलन कर लेते हैं, तो समझिए कि आपकी तैयारी बहुत नेक्स्ट लेवल की हो रही है। अब यार एक बात और बताना चाहूँगा मैं आप लोगों को कि बच्चे बड़ा डिमांड कर रहे हैं कि सर एक बैच लेकर के आइए जिसमें हमको जीरो से पढ़ना है, वो भी थ्योरी पढ़ना है ना। तो मैं आप सभी के लिए बहुत ही जल्द एक बैच लॉन्च करने वाला हूँ, एकदम अफोर्डेबल प्राइस पर हर बच्चा उसको ले सकता है।
ठीक है ना। ऐसा कुछ नहीं होगा कि मतलब कि न लेना पड़े, उस बैच को लेने के लिए किसी से कर्ज मांगना पड़े, आपको उधार मांगना पड़े, ऐसा काम नहीं करूँगा मैं। नेक्स्ट देखना कि when in induction motor is supplied with a low frequency voltage, why does it not draw a high starting torque, है ना। ये बड़ा सोचने वाली सवाल है कि जब एक इंडक्शन मोटर को हम निम्न आवृत्ति वाली वोल्टता की आपूर्ति देते हैं तो वह उच्च स्टार्टिंग करंट क्यों नहीं लेता। इसका मतलब ये हो गया कि उच्च स्टार्टिंग करंट नहीं लेती है तो हमें स्टार्टर भी लगाने की ज़रूरत नहीं है कि नहीं। एक फ़ायदा ये हो गया। दूसरी बात ये होती है कि आप हमेशा ध्यान रखना कि जब भी इंडक्शन मोटर को आप एक वोल्टेज देते हैं जिसकी फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज से कम होती है, तो उस समय होता ये है कि वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी का जो अनुपात होता है, ये अनुपात कैसा होता है, कांस्टेंट, स्थिर। अगर वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी का अनुपात स्थिर है तो इस केस में अगर देखा जाए ओम के नियम के अनुसार, किस नियम अनुसार, अगर ओम के नियमानुसार देखा जाए तो V बराबर क्या होता है, I बराबर क्या होता है, V बट्टा R। क्योंकि हमें पूछा है ना कि करंट के बारे में पूछा है कि स्टार्टिंग करंट क्यों नहीं लेता उच्च, तो ओम के नियमानुसार I बराबर V बट्टा आर, है ना। या फिर V बट्टा आर मैं नहीं करूँगा, यहाँ पर मैं इम्पीडेंस करूँगा V बट्टा जेड। तो आप देखिए ना, वोल्टेज कैसा है, निम्न आवृत्ति वाली है, यानी कि वोल्टेज हमारी कैसी है, वोल्टेज हमारी निम्न है। और वोल्टेज अगर निम्न हो गया तो करंट भी निम्न हो जाएगी, क्योंकि करंट और वोल्टेज के बीच में अगर आप यहाँ पर संबंध देखेंगे तो वो कैसा है, समानुपाती वाला है कि नहीं है, समानुपाती वाला। इसीलिए वोल्टेज को इन्होंने कम कर दिया तो करंट कम हो गया, जिसके वजह से मोटर हमारी स्टार्टिंग में हाई करंट नहीं लेती है, स्टार्टिंग में अधिक करंट नहीं लेती। और सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि स्टार्टिंग में अधिक करंट नहीं ले रही है तो हमें स्टार्टर का प्रयोग नहीं करना पड़ेगा, है ना। स्टार्टर का प्रयोग नहीं करना पड़ेगा, है ना, खर्च बच जाएगी हमारी। अगर आप सेफ्टी के पर्पज से स्टार्टर प्रयोग करना चाहते हैं तो अच्छी बात है, लेकिन आंसर क्या होगा कि निम्न आवृत्ति के कारण रोटर करंट कम हो जाएगा, गलत। क्योंकि आवृत्ति के साथ वोल्टता कम हो जाती है ना, आवृत्ति के साथ वोल्टता कम हो जाती है, बिल्कुल सही है, यही आंसर सही होगा, यही आंसर सही होगा। क्योंकि रोटर का प्रतिरोध बढ़ जाता है, क्योंकि रोटर का सरपण अधिकतम हो जाता है, गलत। आवृत्ति के साथ वोल्टता कम हो जाती है क्योंकि ये दोनों कैसे हैं, ये दोनों स्थिर है, कांस्टेंट है। अगर वोल्टेज को आप कम करोगे तो फ्रीक्वेंसी कम होगा, फ्रीक्वेंसी कम करोगे तो वोल्टेज कम होगा, और वोल्टेज कम हुआ तो ये मामला हो जाएगा, है ना। आंसर ऑप्शन नंबर बी। बताइए आगे समझ में, है ना। इसका पीडीएफ भी आप सभी को मिलेगी, इसलिए पीडीएफ प्राप्त करने के लिए ये हमारा टेलीग्राम चैनल है। आप अपने मोबाइल पर टेलीग्राम का ऐप्स डाउनलोड कर लेना, और इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगा, उस लिंक को जैसे क्लिक करेंगे टेलीग्राम में हमारे टेलीग्राम चैनल पे पहुंच जाएंगे, निमी टेक्निकल का टेलीग्राम चैनल, वहां से आपको ये पीडीएफ मिल जाएगा, ठीक है। अगला सवाल देखिए कि 528 नंबर का ये बोला जा रहा है कि व्हेन प्रिपेयरिंग, है ना, टू वर्क ऑन ए अंडरग्राउंड केबल, यानी कि भूमिगत केबल पर काम करने की तैयारी करते समय आपको किन बातों का ख्याल रखना चाहिए। पहला तो आपको ये बोला गया है कि मान लीजिए कि सबसे पहले यह सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है कि केबल डी एनर्जाइज्ड है कि नहीं। सही बात है कि केबल डी एनर्जाइज्ड का मतलब ये हुआ कि इसमें सप्लाई तो नहीं है ना, इसमें सप्लाई तो नहीं है, यानी कि इसमें करंट तो नहीं है। अगर करंट होगी तो आपको उस करंट को डिस्कनेक्ट करना है ना, करंट को काटना है, इसके बाद ही काम करना है। कई बार हमने देखा है, मेरे घर के सामने ही एक 400 किलोवोल्ट वाली टावर लाइन गई हुई है, और आए दिन 5 साल 7 साल के भीतर एक बार टावर लाइन वाले आते हैं, और जो भी पेड़ पौधे अगर उस टावर के तार के संपर्क में आने का प्रयास करते हैं उसको वो कट करते हैं। तो कट करते समय एक आदमी जो था वो इतना भयानक झुलस गया कि इतनी मोटी मोटी उस पीपल के पेड़ की डाल थी, वो धुआं हो गया। जैसे ही तार में टच हुआ वो बिल्कुल धुआं बन के उड़ गया, न तो राख का पता चला और ना ही उसका कोयला का पता चला, सिर्फ हवा बन गया, वो इतना हाई करंट था। और एक इंसान झुलसा, उस इंसान का भी कुछ नहीं नामो निशान बचा, है ना। इतना हैवी वोल्टेज होता है, इसलिए जब भी आपको ऐसा काम करना है हाई वोल्टेज पर तो पहले ये डिसाइड करना होगा कि इस पे सप्लाई है या
नहीं है ना, जल्दबाजी कभी नहीं करना है। इसीलिए जब आपको इलेक्ट्रीशियन का सिलेबस डीजीटी ने तैयार किया ना, तो सबसे पहला अध्याय यही रखा व्यावसायिक स्वास्थ्य और सुरक्षा पर, यानी कि पहले आप अपनी स्वास्थ्य का ख्याल रखिए, उसके बाद व्यवसाय को सुरक्षित करिए, उसके बाद काम होगा। ठीक है, आंसर ऑप्शन नंबर ए आपके सामने खड़ी है। लो भैया, एक सवाल और है और बड़ा इजी सा सवाल है, इसका आंसर बताना। आप भी सॉल्व करना, मैं भी सॉल्व करता हूँ, देखता हूँ कि पहले कौन सॉल्व करता है ना। 5 मीटर 5 बाई 4 का एक कमरा है, ये इसका कमरे का क्षेत्रफल है। ये क्या है? कमरे का क्षेत्रफल, जो कि आयताकार कमरा है, जिसमें 40 लक्स का आपका औसत प्रदीप्ति घनत्व प्राप्त हुआ है। यानी कि इतना घनत्व प्राप्त करने के लिए 20 ल्यूमेन वाले लैंपों की संख्या कितनी होगी? सॉरी, 200 ल्यूमेन वाले, यानी कि एक लैंप जो है वो 200 ल्यूमेन का प्रकाश उत्पन्न कर रहा है ना। लैंपों की संख्या आपको बताना है। शुरुआत आप यहाँ से करिए कि कमरे का क्षेत्रफल से। ठीक है, कमरे का जो क्षेत्रफल है वो कितना है? 5 बाई 5 है ना, 5 मीटर गुणे 4 मीटर, यानी कि 5 चौके 20 मीटर वर्ग मीटर हो गया, 20 मीटर वर्ग हो गया। ठीक है ना। और अब क्या ज्ञात करें? देखिए, औसत प्रदीप्ति घन प्राप्त करने के लिए 200 ल्यूमेन वाले लैंप की जरूरत पड़ेगी। अगर मैं ये देखूं कि n बराबर फाई बटा ई, ये सूत्र द्वारा हम ज्ञात करेंगे लैंपों की संख्या, तो मेरे पास क्या अभी मिला है? कमरे का क्षेत्रफल मिला है। फाई बराबर क्या होता है? फ्लक्स बराबर कि इल्यूमिनेशन गुणे एरिया, है ना। तो इल्यूमिनेशन कितना है? इल्यूमिनेशन 50, कितना है? 50 गुणे 20, 20 पंचे 100, यानी कि 1000 लक्स। कितना मिला हमें? 1000 लक्स, है ना। अब यहाँ से आप ज्ञात करिए कि n बराबर फाई बटा ई सूत्र से, फाई हमें मिल गया 1000 लक्स, 1000 लक्स, इल्यूमिनेशन 200, है ना। अब इसको काटेंगे तो शायद तक आंसर आ जाना चाहिए। 2 0 से ये 2 0, 2 पंचे 10, कितना आ गया? 5 लैंप, 5 लैंप, है ना। ये रहा 5 लैंप, यानी कि 5 लैंप, ये सही है हमारा आंसर। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, 5। यानी कि एक लैंप से 5 ल्यूमेन का प्रकाश उत्पन्न हो रहा है, तो 5 लैंप से कितने ल्यूमेन का प्रकाश उत्पन्न होगा ये भी आप कैलकुलेट कर लिए, है ना। 1000 लक्स, और 1000 लक्स हमें प्राप्त भी हुआ है, ये देखिए। यानी कि कुल मिलाकर के मामला बिल्कुल क्लियर है, और यही आपका करेक्ट आंसर भी होगा मेरे भाई, यही आपका सही आंसर होगा, है ना। आपको भी ऐसे ही छोटे छोटे ट्रिक्स याद रखने हैं। अपनी तैयारी को कैसे आप मजबूत बनाएंगे, छोटे छोटे ट्रिक्स को ध्यान रख करके, क्योंकि टाइम भी इतना फिक्स आपको अलॉट होगा एग्जाम में कि उसी टाइम में आपको चाहे इतना इजी सवाल आए, चाहे इससे टफ सवाल आए, उतने ही टाइम में आपको सॉल्व करना है। और सॉल्व करने के लिए ट्रिक का बहुत ज़रूरी है होना, और फिर आपको उसका फॉर्मूला भी याद होना चाहिए। ठीक है ना। जितने भी ऐसे दोस्त हैं हमारे, जितने भी ऐसे नीमी टेक्निकल को दिल से चाहते हैं, दिल से हमारे साथ खड़े हैं, वो लोग एक बार सभी के साथ शेयर करेंगे इस क्लास को, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने का अपना दायित्व निभाएंगे। ईमानदारी से शेयर कर दीजिए सभी कोई, और सेशन को लाइक कर देना। नेक्स्ट है कि विद्युत आपूर्ति और परिचालन व्यवस्था के संदर्भ में बड़े पैमाने के उद्योगों के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है? देखिए, है ना, इसमें क्या है आप ये समझिए। सबसे पहले आंसर तो मैं बताऊंगा आपको कि जो हमारी घरेलू खपत है ना, जो हमारे घरेलू की बिजली खपत है, घरेलू बिजली खपत, इसकी जो टैरिफ है वो किस प्रकार से निर्धारित होती है? क्योंकि हमें जो घरेलू बिजली चाहिए वो लो वोल्टेज वाली चाहिए, एलवी वाली चाहिए, यानी कि 230 वोल्ट वाली चाहिए, है ना, 230 वोल्ट एसी वाली चाहिए, और वो भी हमें निरंतर नहीं चाहिए, निरंतर नहीं चाहिए। मान के चलिए कि अभी ठंडी का सीजन चल रहा है, गेहूं की सिंचाई होना है, गेहूं की सिंचाई करना है, आपने पंप चालू कर लिया, ठीक है,
गेहूं की सिंचाई कंप्लीट हो गई, पंप आपने बंद कर दिया, कुछ टाइम बाद कुछ और काम लग गया पानी का, तो आपने मोटर चालू कर लिया, फिर मोटर बंद कर लिया। इसका मतलब साफ जाहिर ये होता है कि हमें निरंतर मोटर नहीं चलाना है, लोड हमें निरंतर नहीं चलाना है, इसलिए सप्लाई भी हमें निरंतर नहीं चाहिए और हमारी वोल्टेज भी बहुत कम है। लेकिन अगर किसी उद्योग की बात करें, अगर किसी उद्योग की बात करें तो उद्योग में क्या होता है कि एलवी से काम नहीं, एचवी चाहिए, हाई वोल्टेज चाहिए और फिर निरंतर लोड चलना चाहिए, है ना। निरंतर लोड इसको क्या करना है, चलाना है। तो निरंतर लोड चलाने के लिए इस घरेलू जो टैरिफ है हमारी, उस टैरिफ से काम नहीं चलेगा, उसके लिए इनको चाहिए अधिकतम मांग टैरिफ। टैरिफ ये बताता है उद्योग का कि आपको कितना अधिकतम वोल्टेज चाहिए और फिर निरंतर चलाना है या फिर निरंतर नहीं चलाना, है ना। तो निरंतर सप्लाई और अधिकतम मांग, इसी को बताता है टैरिफ। तो आंसर ही आपका ऑप्शन नंबर बी होगा कि एक 11,000 हाई टेंशन की फीडर के साथ तीनों शिफ्टों में निरंतर मशीन गतिविधियां और अधिकतम मांग टैरिफ के आधार पर नुकसान, ये आपका सही आंसर होगा। यानी कि 3 शिफ्ट का मतलब कि एक कंपनी है, 8 घंटे की कंपनी चलती है ना, 8 घंटे का एक शिफ्ट होता है, 8 त्रिक 24, तो 3 शिफ्ट हो गए और तीनों शिफ्टों में निरंतर हमें क्या करना है, मशीन चलाना है, निरंतर मशीन चलाना है। इसलिए लो वोल्टेज नहीं, हमें हाई वोल्टेज चाहिए। बताइए बात समझ में आई कि नहीं। कुछ ऐसे भी बच्चे हैं ना जो मेरी बात बिल्कुल दिल पे उतार लेते हैं, है ना, उनको फिर भूलता भी नहीं होगा कि सर, है ना। मैं कमेंट आप लोगों का देखता हूँ यार, और कमेंट देखता हूँ, जिस प्रकार से कमेंट आता है ना, बिल्कुल दिल खुश हो जाता है। ऐसा लगता है कि जिस हिसाब से मैं काम कर रहा हूँ ना, जिस रास्ते पे मैं चल रहा हूँ बच्चों के लिए, वो बिल्कुल सही रास्ता है मेरे लिए, है ना, वो मुझे बच्चों तक पहुँचाएगा ज़रूर। एक दिन ऐसा भी आएगा कि जब बच्चे सिलेक्शन होंगे तो मुझसे भी मिलने का प्रयास करेंगे, उस दिन का मुझे इंतज़ार रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट है कि कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़िए और सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प का चयन करिए। अभिकथित, देखिए स्टेटमेंट एक है कि विद्युत संस्थापनाओं में उपकरण और कर्मियों दोनों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रणाली और उपकरण भू संपर्कन आवश्यक है। बिल्कुल सही, जरूरी है, स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। अब देखना, जो हमारी अर्थिंग होता है, जो हमारी अर्थिंग होती है, वो अर्थिंग 125 वोल्ट की अगर सप्लाई है ना, 125 वोल्ट की सप्लाई से अर्थिंग करना आवश्यक हो जाता है। अर्थिंग करना आवश्यक कहाँ से होता है, 125 वोल्ट से। फिर 415 वोल्ट के बाद डबल अर्थिंग करना आवश्यक होता है कि नहीं। डबल अर्थिंग कहाँ से शुरू हो जाती है, 415 वोल्ट के बाद डबल अर्थिंग करना चालू हो जाता है। एक अर्थिंग किया जाएगा सिस्टम की और दूसरा अर्थिंग किया जाएगा बॉडी की, उपकरण की, तो डबल अर्थिंग करना ज़रूरी होता है। लेकिन अगर जहाँ पर बात आती है डबल अर्थिंग की, तो डबल अर्थिंग जो अगर डबल अर्थिंग है यानी कि एक से अधिक अर्थिंग है, तो जब भी ऐसा आए कि एक से अधिक अर्थिंग हो, उस केस में अर्थिंग का जो संयोजन है वो किस क्रम में होना चाहिए। अर्थिंग का संयोजन समांतर क्रम में, है ना, किसमें, समांतर क्रम में होना चाहिए और समांतर क्रम में किया जाता है। इसीलिए दोस्तों जब समांतर क्रम में हम कर देते हैं अर्थिंग को, तो जो बड़े उद्योग होते हैं, कौन सा, जो बड़े पावर प्लांट होते हैं, है ना, बड़े पावर स्टेशन, उनका जो टोटल रेजिस्टेंस होना चाहिए वो 0.5 बहुत कम होता है। जो मेजर पावर स्टेशन होते हैं, उस मेजर पावर स्टेशन में 1 ओम का प्रतिरोध होना चाहिए, और छोटे वाले का आप सुनिए, छोटे पावर स्टेशन का, जो छोटे वाले पावर स्टेशन होते हैं उनका 2 ओम होना चाहिए। कितना, 2 ओम। अगर मैं आपसे ये पूछ दूं कि पथरीली मिट्टी वाले पावर स्टेशन का कितना होगा, पथरीली मिट्टी वाले पावर स्टेशन का अर्थिंग कितना होगा, तो 8 होगा। कितना, 8 ओम, यानी कि सबसे ज़्यादा। जहाँ पर पत्थर होंगे वहाँ पर अर्थिंग अगर आप लगाते हैं तो उसकी बहुत ज़्यादा प्रतिरोध होगा। तो ये याद कर लेना मेरे भाई, बड़ा इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताया हूँ, बहुत अच्छी बात और बड़ा इंपॉर्टेंट बात है कि बड़े पावर स्टेशन में इतना ओम अर्थिंग का रेजिस्टेंस, मेजर वाले पे इतना,
छोटे वाले पे इतना और पथरीली मिट्टी वाले स्टेशन का इतना होता है। लेकिन सर हमें ये नहीं पता कि हम किस एक्ट के तहत अर्थिंग को इतना डिटेल से पढ़ते हैं। तो वो एक्ट आपका होगा कि इंडियन स्टैंडर्ड 3043 1987 का जो एक्ट 33 है ना, जो एक्ट 33 है, इसी एक्ट के तहत हम लोग ये अर्थिंग के बारे में जानते हैं, अर्थिंग के बारे में पढ़ते हैं। यही बताता है कि अर्थिंग का जो तार होता है वो हरा रंग का होता है ना। एसी की बात हो रही है, अगर केबल की बात हो तो पीला हरा होगा, पीला और हरा रंग का होगा। डीसी की बात करें तो डीसी में कई बार सफ़ेद भी देखा गया है ना, और भूरा कलर का भी होता है। तो अलग अलग होते हैं। आंसर क्या है ये तो हमने पढ़ लिया। रीज़न ये है कि भू संपर्कन दोष धाराओं के लिए निम्न प्रतिरोध पथ प्रदान करता है, जो उपकरण के खुले धातु भागों पर खतरनाक वोल्टेज के निर्माण को रोकता है, यानी कि हमें करंट लगने से बचाता है। यानी कि स्टेटमेंट सही बोल रहा है और जो रीज़न है वो स्टेटमेंट का सपोर्ट कर रहा है ना। अभिकथन असत्य है। अरे अभिकथन सत्य है मेरे भाई, असत्य कैसे हो गया? अभिकथन और कारण दोनों सही है, लेकिन कारण अभिकथन की सही व्याख्या नहीं करता। अरे पागल बना रहा है, ऐसा थोड़ी है ना। जो अभिकथन है वो सही है और कारण इस अभिकथन का समर्थन कर रहा है ना। बी गलत है, अभिकथन सत्य है लेकिन कारण असत्य है। बेवकूफ़, अभिकथन और कारण दोनों सही हैं और कारण अभिकथन की सही व्याख्या कर रहा है ना। मिल गया ना करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर डी ही आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी का बिल्कुल करेक्ट होना लाजमी है, ठीक है ना। आगे देखिए, शुरू से लेकर के अंत तक देखना यार, क्योंकि क्लास को छोड़ करके जाओगे तो नुकसान आपका हो जाएगा, क्योंकि फिर बाद में टाइम आपको मिलेगा नहीं। इसलिए डेली की क्लास को डेली ही निपटा दिया करो, है ना। बासी नहीं छोड़ना है, अपने भाषा में बोले तो बासी आपको नहीं छोड़ना है। विद्युत केबलों में प्रत्येक चालकों के चारों ओर विद्युत रोधन की मोटाई मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस कारक पर निर्भर करती है? निम्नलिखित में से किस कारक पर निर्भर करती है? देखना, जब बात इंसुलेशन की आए ना, तो ये हमेशा वोल्टेज पर होता है। केबल का इंसुलेशन किस पर होता है? वोल्टेज पर, है ना। यानी कि हम मन मर्जी से तो नहीं कर सकते कि तार के ऊपर जो इंसुलेशन होता है उसकी मोटाई, है ना, उसकी कितना रखना है, मोटाई कितना मोटा कितना पतला, ये वोल्टेज पे डिपेंड करता है। इसीलिए इसकी विद्युत सामर्थ्य किस में होती है? ये इसकी विद्युत जो सामर्थ्य होती है वो किलो वोल्ट प्रति एमएम में होता है। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए मान लो, क्या मान लो एग्जाम्पल के लिए, पीवीसी का इंसुलेशन, है ना, पॉली विनाइल क्लोराइड का इंसुलेशन होता है। ये 14 से 40 किलो वोल्ट, है ना, 14 से 40 किलो वोल्ट प्रति एमएम होता है। मतलब कि इसका मतलब क्या हुआ? ये हमारी एक केबल है, देखना, ये हमारी एक केबल है। इस केबल का मान लो यहाँ से लेकर के यहाँ तक का हिस्सा, है ना, इसकी लंबाई कितना है? 1 mm है। कितना है? 1 mm है। तो 1 mm क्षेत्र में 40,000 वोल्टेज को सहने की ताकत है। कितना? 1 mm के एरिया जो इंसुलेशन पीवीसी का बना हुआ है, कितना वोल्टेज को ये सह सकता है? 40,000 वोल्टेज को। अब इससे ज़्यादा वोल्टेज अगर आप देते हैं तो ये फिर क्या होगा? पिघल जाएगा। क्या होगा? पिघल जाएगा, जिसको कहते हैं पंचर होना। जिसको क्या कही जाती है? पंचर होना। अब आज के टाइम पे ऐसे केबल आ रहे हैं कि भले ही केबल पिघल जाए लेकिन उसमें से धुआं नहीं निकलेगा, ना, लो स्मोक। या फिर कितना भी इसमें से मान लो कि ये पिघल करके पानी बन जाए लेकिन आग नहीं लग सकता। लो स्मोक लो रिटार्डेंट, लो स्मोक लो रिटार्डेंट। एफआरएलएस की वायर यही होती है, लो फ्रेम लो रिटार्डेंट वायर या केबल। तो ऐसे आज के टाइम पे आ रही हैं केबलें, तभी तो इतनी महंगी केबल होती है। तो इनकी जो सहन शक्ति होती है वो किलो वोल्ट प्रति एमएम में होता है। और चालक की सहन शक्ति किस में होती है बताना? चालक की सहन शक्ति, है ना, तो चालक की सहन शक्ति होती है इसकी विद्युत धारा। क्या होगा? विद्युत धारा। क्या होती है? विद्युत धारा, है ना। तभी तो ट्रांसमिशन लाइन जो होती हैं, उन ट्रांसमिशन लाइन में कितना वोल्टेज होता है,
लेकिन एक पतला सा वायर के द्वारा हाई वोल्टेज को हम ट्रांसमिट कर लेते हैं, क्योंकि वहाँ पर करंट ही कम होती है। तो चालक किससे रिलेशन रखता है? करंट से। और इंसुलेशन किससे रखेगा? वोल्टेज से, है ना। मुझे लगता है क्लियर हो गया होगा आपको। देखना यार, किसी भी प्रकार का ना मैं कोई डाउट नहीं छोड़ूंगा आपको, ताकि आपको ये ऐसा ना कहने को मिले कि सर ये समझ नहीं आया हमें, है ना, ये सवाल। अगला देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ सर्किट ब्रेकर इज स्पेसिफिकली डिजाइन टू बोथ ओवरलोड एंड ग्राउंड फॉल्ट एंड यूजली इंक्लूडेड रेसिडेंशियल करंट, रेजिडुअल करंट, है ना, सेंसिंग एलिमेंट। वो कौन सा सर्किट ब्रेकर है? वो कौन सा सर्किट ब्रेकर है जो ओवरलोड पे भी काम करता है और अर्थ लीकेज पे भी काम करता है? इन दोनों के लिए इसको डिजाइन किया गया है, बताइए, है ना, वो कौन सा है? संचकित कोष सर्किट ब्रेकर, मुझे तो लगता है ऐसा कोई सर्किट ब्रेकर होता भी नहीं है। भू क्षरण परिपथ ब्रेकर, अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर। अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर केवल अर्थ लीकेज पे ही काम करेगा, ओवरलोड पे काम नहीं करेगा। RCCB ये करेक्ट आंसर है, इसको कही जाती है RCCB। रेजिडुअल करंट सर्किट ब्रेकर, करंट अगर लीकेज हो रहा है तो भी ये सर्किट को ट्रिप कराएगी, और अगर ओवरलोड हुई है तो भी सर्किट को ट्रिप कराएगी। आंसर जो है आपका ऑप्शन नंबर C करेक्ट होगा। अगला है कि भारतीय नियमावली 1956 के नियम के संख्या के अनुसार प्लेटफॉर्म प्रकार के निर्माण के साथ पोल प्रकार के सब स्टेशन के मामले में हैंड रेल के संबंध में क्या आवश्यक है? हैंड रेल के संबंध में, हैंड रेल पता है क्या है? इस चित्र को देखिए, बड़े बड़े जो पावर स्टेशन पे पावर ट्रांसफार्मर होते हैं ना, जब भी इस पे कोई काम करना होता है, जैसे ट्रांसफार्मर के बुशिंग पे काम करना है, या ट्रांसफार्मर में तेल डालना है ना, या किसी भी प्रकार का कनेक्शन करना है, तो आपको इस ट्रांसफार्मर के ऊपर चढ़ना पड़ता है सप्लाई काट के। और ट्रांसफार्मर पे ऊपर चढ़ने के लिए रेलिंग बनाई जाती है, जैसे सीढ़ियों के किनारे रेलिंग लगी होती है ना, ऐसे ट्रांसफार्मर, ये पीले कलर का जो आपको भाग दिख रहा है, ये डंडियां जो दिख रही है ना, यही है हैंड रेल। यही क्या है? हैंड रेल। तो ये जो हैंड रेल है, ये जो हैंड रेल है, ये हैंड रेल मतलब इसको हाथ से पकड़ने के लिए आपकी सुरक्षा के लिए लगाई जाती है ना। हैंड रेल किस लिए लगाया जाता है? ताकि उपकरण तक, है ना, ताकि उपकरण तक आसानी से पहुंचा जा सके, उपकरण तक आसानी से पहुंचने हेतु, है ना, और कर्मचारी की सुरक्षा हेतु, तो इससे कर्मचारी की सुरक्षा भी हो जाता है और ये आसानी से इस ट्रांसफार्मर तक पहुंच करके अपना मेंटेनेंस का काम भी कर लेता है। तो इन दोनों कार्यों के लिए ना मेरे भाई, इन दोनों कार्यों के लिए क्या होता है? हैंड रेल लगाई जाती है ना। तो ये हैंड रेल क्या बोला जा रहा है कि यह लकड़ी से बनी होती? अरे नहीं मेरे भाई, लकड़ी की नहीं होती है, ये GI की होती है। ये किसकी होगी? ये गैल्वेनाइज्ड आयरन की होगी। यह आवश्यक नहीं है। अरे आवश्यक है, अगर आवश्यक नहीं रहेगा तो आप यहाँ तक कैसे पहुँचोगे? यह किसी भी सामग्री की बनी हो सकती है, लेकिन अर्थ से जुड़ी नहीं होनी चाहिए। क्या ही बताएं, मतलब कि यह धातु की बनी होनी चाहिए और अर्थ से जुड़ी होनी चाहिए, बिल्कुल। अब बताना यहाँ पे कितनी अर्थिंग की ज़रूरत है? 3 अर्थिंग चाहिए। बताओ कहाँ पे? एक ट्रांसफार्मर की बॉडी पे, दूसरी ट्रांसफार्मर का जो स्टार वाइंडिंग से निकला हुआ न्यूट्रल तार है उसको अर्थ करना है, और तीसरा इस हैंड रेल को। 3 अर्थिंग है, और तीनों अर्थिंग को कैसे कनेक्ट किया जाएगा? समांतर क्रम में, ताकि अगर बड़ा स्टेशन है तो टोटल मिला जुला करके 0.5 ओम हो जाए, है ना। 0.5 ओम का होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर D सही है कि यह धातु की बनी होनी चाहिए और अर्थ से जुड़ी होनी चाहिए। अगर लकड़ी की बनी होती तो इसकी लाइफ टाइम बहुत कम होती, टूटने का डर रहता और इसको फिर अर्थिंग करना ज़रूरी नहीं रहता, है कि नहीं। देखिए हम 10 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं। ये 10वां क्वेश्चन हमारा है कि किस प्रकार के AC वाइंडिंग में प्रत्येक समूह से कुंडलियों की संख्या अलग अलग होती है ना। किस प्रकार के AC वाइंडिंग में प्रत्येक समूह से कुंडलियों की संख्या अलग अलग होती है? ये हमारी होती है अनबैलेंस वाइंडिंग। कौन सी होती है? अनबैलेंस वाइंडिंग, यानी असंतुलित बाइंडिंग। देखो यार, असंतुलित बाइंडिंग कब होता है, या फिर असंतुलित वाइंडिंग कह लूँ, या फिर मैं अगर यहाँ पर लिख दूँ कि असंतुलित लोड,
है ना। तो इस बात को लेकर के बच्चे बड़ा कंफ्यूज में रहते हैं कि सर ये क्या होता है। तो मैं आपको बता देता हूँ कि असंतुलित वाइंडिंग हो या असंतुलित लोड हो, ये तब होता है जब एक ही वाइंडिंग में अधिक लोड संयोजित हो। जब एक ही वाइंडिंग में अधिक लोड संयोजित हो तब, एक ही वाइंडिंग में अधिक लोड संयोजित हो तब। दूसरा कब होगा? खराब इंसुलेशन, है ना, खराब इंसुलेशन। देखना, अगर वाइंडिंग का इंसुलेशन खराब है तो करंट का होगा लीकेज। आपको पता है कि 3 फेज का जो हमारा RYB ये कनेक्शन होता है, 2 फेज के बीच में 120 डिग्री का फेज डिफरेंस होता है। तो जो करंट चलती है ना तीनों में, वो 120 फेज डिग्री के साथ ये करंट चलती है। इसलिए न्यूट्रल तार में हमेशा करंट कितना होता है? 0 एम्पियर। न्यूट्रल तार में होता है 0 एम्पियर। ये होती है संतुलित के केस में। लेकिन यहाँ पर असंतुलित वाइंडिंग है, इसका मतलब कि फेज कोण क्या है? अनबैलेंस हो गया है, क्योंकि करंट कैसा हो रहा है? लीकेज हो रहा है, खराब इंसुलेशन होने की वजह से। तो खराब इंसुलेशन से असंतुलित वाइंडिंग का होना तय है, ठीक है ना, खराब इंसुलेशन। और तीसरा है कि लूज कनेक्शन। अगर कनेक्शन लूज रहेगा तो क्या होगा? स्पार्किंग होगी, करंट लीकेज हो जाएंगे, ठीक है ना। ये इसका एक कारण है। अगर बाइंडिंग की हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं ना कि असंतुलित वाइंडिंग, तो सबसे बड़ा रीज़न होगा कि ये जो हमारी मैकेनिकली खराबी की वजह से भी होता है। अगर हमारी मोटर के अंदर जो बियरिंग वगैरह लगा हुआ है वो भी खराब हो गया है, तो उसके वजह से भी हमारी जो वाइंडिंग है वो अनबैलेंस हो जाती है। तो ये 3-4 रीज़न है, इन तीनों चारों रीज़न को आप लोग लिख लो, ठीक है ना। अनबैलेंस वाइंडिंग या अनबैलेंस लोड। क्लियर आंसर है आपके पास ऑप्शन नंबर सी, असंतुलित वाइंडिंग, है ना। मैराथन क्लास को शेयर करते रहना मेरे भाई, मैराथन क्लास को नेक्स्ट लेवल तक ले जाना और ज़्यादा से ज़्यादा ITI पास आउट छात्रों तक पहुंचाना आपका धर्म है, आपका मेन कर्म है ना। तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहना। आगे देखिए, अगले सवाल से चलिए उलझते हैं कि निम्नलिखित में से किस प्रकार के सर्किट ब्रेकर का आर्किंग टाइम बहुत कम होता है ना। जो आर्किंग टाइम होता है ना, ये बहुत कम होता है। अब देखिए, ऐसे सवाल अगर एग्जाम में आ जाए ना तो दिमाग की दही बन जाती है ना। कि दिमाग की दही इसलिए क्योंकि यही वो सवाल है ना। इनकी शक्ल तो देखो, ये वही सवाल है जो आपको सिलेक्शन तक पहुंचने ही नहीं देते हैं, जो रोकने का प्रयास करते हैं। ये सर्किट ब्रेकर नहीं, आपके एग्जाम में ब्रेकर बन जाते हैं, है ना, और सिलेक्शन तक आपको नहीं पहुंचने देते। रीज़न ये है कि ऐसे सवाल जो है ना, ये बिल्कुल टफ लेवल के सवाल हैं। ये कौन से हैं? टफ लेवल के सवाल हैं ये। ऐसा सर्किट ब्रेकर जिसकी आर्किंग टाइम बहुत कम होती है उसको कही जाती है वैक्यूम सर्किट ब्रेकर, यानी कि VCB। सर जी कितने वोल्टेज पर ये काम करता है? तो भाई साहब ये काम करता है, कितने पे काम करा दे कितने पे काम करा दे? ये 22 किलो वोल्ट से लेकर के 66 किलो वोल्ट तक के लाइनों में, है ना, तक के लाइनों में इसका प्रयोग किया जाता है। SF6 सर्किट ब्रेकर सल्फर हेक्साफ्लोराइड वाली सर्किट ब्रेकर जो होती है, सबसे बड़ी सर्किट ब्रेकर ये है। 3.3 किलो वोल्ट से शुरू होता है और 765 किलो वोल्ट तक, है ना, तक की लाइनों में इसका प्रयोग की जाती है। इसके आगे कोई ब्रेकर नहीं है, सबके ब्रेकर का बाप है, ये सबका बाप है SF6 सर्किट ब्रेकर। हमारे इंडिया में 765 किलो वोल्ट के आगे कोई लाइन नहीं है, कोई वोल्टेज नहीं है, और अंतिम वोल्टेज तक इसको यूज किया जाता है 3.3 किलो वोल्ट तक। लेकिन इसका जो है आर्किंग टाइम ज़्यादा होता है, ठीक है ना। अभी बताऊंगा आर्किंग टाइम क्या होता है। यह है 0.4 से लेकर के 11,000 वोल्टेज तक केवल, है ना। ऑयल सर्किट ब्रेकर जो है ये हमारी होती है 3.3 kV से 220 kV तक की लाइनों में इसका प्रयोग जो है वो किया जाता है।
है ना, ऑयल सर्किट ब्रेकर का। देखना यार क्या है ना, आर्किंग टाइम का मतलब ये होता है, मैं आपको थोड़ा सा बता ही देता हूँ, अब यहाँ पर आया हूँ तो एक हमारी जो सर्किट ब्रेकर होती है उसमें दो कॉन्टेक्ट होते हैं, है ना, दो संपर्क होते हैं। एक होता है फिक्स वाला, एक होता है फिक्स और एक होता है अस्थिर। अस्थिर यानी कि दो संपर्क पॉइंट है। जैसे कि देख लिए ये स्थिर वाली है ना, और ये इनकमिंग है इसका। यही क्या करेगा कि जब सर्किट ब्रेकर ब्रेक करेगी सर्किट को तो यही ऊपर नीचे होगी, ये ऊपर नीचे होगी, ये फिक्स रहेगी। तो जब ये ऊपर और नीचे होती है ना तो इस पे कनेक्ट होता है हाई वोल्टेज, है ना, बहुत ज़्यादा वोल्टेज है। मान के चलिए कि 765 वोल्टेज है, 7,06,500 वोल्टेज है। तो इतना ज़्यादा वोल्टेज को जब ये ब्रेक करेगी तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पे बहुत ज़्यादा चिंगारी उत्पन्न होगी, है ना, यहाँ पे क्या होगा, चिंगारी उत्पन्न होगी। ये क्या है, चिंगारी है, जिसको हम क्या कहते हैं, आर्क। तो इस आर्क को क्या करना है कि बुझाना है। तो आर्क को बुझाने का टाइम बहुत कम किसका होता है, वैक्यूम सर्किट ब्रेकर को, क्योंकि आर्क जो है ना, चिंगारी एक प्रकार से आग ही है, और आग को सपोर्ट कौन करता है, ऑक्सीजन, हवा। तो वैक्यूम सर्किट ब्रेकर में क्या होती है कि हवा तो होता ही नहीं है, तो आग को सपोर्ट करने वाला कुछ है भी नहीं, है ना, इसलिए इसका आर्किंग टाइम बहुत कम होता है वैक्यूम सर्किट ब्रेकर का। ठीक है मेरे भाई, चलिए ऐसा लग रहा है मुझे कि आपको बिल्कुल कंप्लीट समझ में आ गया, और इसी प्रकार का कंप्लीट आप समझना चाहते हैं ना, तो जो मैं बैच अभी लॉन्च करने वाला हूँ ट्रेड थ्योरी की, तो उस बैच को आप जरूर लेना, है ना, उस बैच में आप लोग जरूर आना। सोडियम वेपर लैंप की ज्योति तीव्रता, है ना, इल्यूमिनेशन एफिशिएंसी कितना है वो बताइए। अब इन्होंने तो आंसर माना है यार ऑप्शन नंबर सी को, 60 से 70 ल्यूमेन प्रति वाट। लेकिन देखना मैं थोड़ा डिटेल में बात करूंगा कि जो हमारी सोडियम वेपर लैंप है ना, सोडियम वेपर लैंप SVL जो होता है, ये दो प्रकार के होते हैं। एक निम्न दबाव वाला, एक होता है निम्न दाब वाली, और दूसरी उच्च दाब वाली। उच्च, अब इन्होंने ऐसा तो कुछ बोला नहीं कि निम्न दाब वाली का जवाब दो कि उच्च दाब वाली का जवाब दो। निम्न दाब वाली का सुनना, ये जो होता है हमारी, ये इसकी ज्योति तीव्रता ज़्यादा होती है, 100 तक होती है ना, 80 से 100 तक, और उच्च का होता है 60 से 70 तक ल्यूमेन प्रति वाट, ल्यूमेन प्रति वाट। तो कहने का मतलब कि इन्होंने ये तो बताया नहीं, डायरेक्ट आंसर बताया है, तो ये आप इसका मानो हाई प्रेशर वाली सोडियम वेपर लैंप की दक्षता इतनी होती है ना। और स्टेडियम में इसका यूज होता है, सड़क के किनारे आप देखेंगे। अब तो LED वाली सोडियम वेपर लैंप आ गई है, कौन सी, LED वाली। आंसर ऑप्शन नंबर ए ही होगा। आगे दूसरा, तरंग वाइंडिंग। अब देख लो यार, आप खुद देखो कि तरंग वाइंडिंग इतना फेमस वाइंडिंग है कि इसका सवाल आपको हर एग्जाम में देखने को मिलेगा। जो तरंग वाइंडिंग है, तरंग वाइंडिंग को इसका विशिष्ट विन्यास प्राप्त करने के लिए किस प्रकार की व्यवस्थित किया जाता है, किस प्रकार से व्यवस्थित किया जाता है। कुंडलियों को क्रोड के चारों ओर एक परत में कुंडलित की जाती है, नहीं। कुंडली को एक विशिष्ट पैटर्न में अतिव्यापित की जाती है, ये बिल्कुल सही बात है। यानी कि इनको लपेटने का जो इनका एक पैटर्न है वो कैसा है, वो श्रेणी है, सीरीज क्रम है। कैसा है, सीरीज क्रम वाला है। आप इसको देख करके समझ सकते हैं। आप देखिए ना खुद, एक सीरीज में है ना, पहला वाला स्लॉट और 7वां वाला स्लॉट, यानी कि एक कॉइल का एक सिरा पहले स्लॉट में, दूसरा सिरा 7वें पे है, फिर दूसरे कॉइल का एक सिरा दूसरे पे और उसका अंतिम सिरा 9वें पे, फिर तीसरा 10वां, है ना। इधर से 1 2 3 4 5 6 7, इधर से 8 9 10 11 12। इस प्रकार से ये सीरीज चल रहे हैं, जिसको हम कहते हैं सीरीज क्रम। इसीलिए जो तरंग वाइंडिंग को वेव वाइंडिंग भी कही जाती है, इसको हम वेव वाइंडिंग, और दूसरा नाम ही इसका है सीरीज वाइंडिंग। इसका दूसरा नाम है सीरीज वाइंडिंग। और सीरीज वाइंडिंग की सबसे बड़ी जो मुझे खासियत आज तक की लगी ना, वो मुझे ये लगा कि इसमें जो ब्रुश की संख्या होती है, वो ब्रुश की संख्या इस वाइंडिंग को बहुत ही खास बनाती है। ब्रुश की संख्या इसमें केवल 2 होगा। कितना, केवल 2 होंगे। यानी कि करंट जाने के रास्ते कितने होंगे,
कम्यूटेटर तक दो ही रास्ते होंगे। अगर रास्ता जितना कम होगा वोल्टेज ड्रॉप उतना कम होगी, है ना, और उसमें से उतना अच्छा बेहतर प्रदर्शन कर पाएगा हमारा मोटर। तो केवल 2 ही ब्रश होते हैं, चाहे पोल कितने भी हों, पोल चाहे कितने भी हों। लेकिन अगर मान के चलो कि 500 किलोवाट, है ना, डीसी क्षमता, 500 किलोवाट क्षमता वाली डीसी मोटर अगर है ना, डीसी मोटर है, तो इस मोटर में किस प्रकार की वाइंडिंग करे जाएंगे? तब क्या ये तरंग वाइंडिंग काम आएगी? ना, नहीं आएगी। कौन सी आएगी फिर? यहां पर आएगी लैप वाइंडिंग। कौन आएगी? लैप वाइंडिंग, है ना, जो कि निम्न वोल्टता पर चलेगा, जो कि निम्न वोल्टेज पर ये मशीन चलेगी। और करंट कैसी लगेगी? उच्च करंट लेगी। ठीक है, अगर करंट उच्च लेती है तो उसके लिए हम 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, 4 पॉइंट, हमारे पास 3 स्टार्टर है, लगा देंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन मोटर 500 किलोवाट बहुत बड़ी होती है। 500 किलोवाट मतलब इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 5 लाख वाट क्षमता वाली डीसी मोटर में लैप वाइंडिंग किया जाएगा। कौन सी वाइंडिंग? लैप वाइंडिंग। फिर हमारी तरंग वाइंडिंग वहां पर काम नहीं आएगी। ठीक है, आगे बढ़े। देखिए अगला है कि इन ए फेज सिंक्रोनस मोटर व्हाट हैपन व्हेन द रोटर, यानी कि 3 फेज सिंक्रोनस मोटर में जब घूर्णक को एक चीज ध्यान रखना कि घूर्णक मतलब क्या है? यहां पर क्या घूर्णक है? रोटर को घूर्णी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में चालू किया जाता है तो क्या होता है? घूर्णी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में चालू होता है तो क्या होता है? अब देखना, पहले तो मैं घूर्णक आपका कंफ्यूजन दूर कर दूं कि एसी मोटर में क्या होता है घूर्णक और डीसी मोटर में क्या होता है ना। एसी मोटर में देखना, एसी मोटर में जो आर्मेचर होता है ना, वो क्या होता है? स्टेटर, वो स्टेटर, और स्टेटर इसमें होती है स्थिर। स्टेटर कैसी होगी? स्थिर। और जो घूर्णक है वो क्या होगा? वो होगी हमारी रोटर। और रोटर कैसा करता है? घूमता है। एसी मोटर में रोटर कैसा करता है? घूमता है। लेकिन डीसी मोटर में जस्ट इसका उल्टा होता है, ये भी ध्यान रखना। डीसी मोटर के केस में क्या होगा? डीसी मोटर के केस में ये होता है कि जो आर्मेचर होती है ना, इस आर्मेचर को हम क्या कहते हैं? रोटर। आर्मेचर को क्या कहेंगे? रोटर। और रोटर क्या करता है? रोटर का काम ही है घूमना। और जो घूर्णक है ये क्या होगा? स्टेटर। और स्टेटर कैसा रहता है? स्थिर। ठीक है, तो इस कॉन्सेप्ट को आप लोग याद रखना, इस कॉन्सेप्ट को याद रखना कि डीसी मोटर के केस में क्या है? आर्मेचर, और एसी मोटर के केस में क्या है? आर्मेचर। दोनों बड़ा महत्वपूर्ण है। अब आ जाइए, जब रोटर की घूर्णी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में चालू किया जाता है तो क्या होता है? उत्तरी ध्रुव को प्रतिकर्षित करती है, गलत। घूर्णक की घूर्णी दिशा क्षेत्र स्वतंत्र हो जाते हैं। घूर्णक की घूर्णी क्षेत्र के साथ लॉक हो जाता है। और NS बराबर 120 फ्रीक्वेंसी बटा पोल द्वारा निर्धारित चाल पर तुल्यकालिक घूर्णन करता है। बिल्कुल, तुल्यकालिक घूर्णन करता है। फिर इस समय क्या होती है? जो स्लिप होती है ना, वो 0 हो जाती है। कितना? 0, यानी कि शून्य हो जाती है। इसीलिए ये मोटर फिर रुक जाती है। अब मोटर रुक गई, इसी को हम कहेंगे भैया सेल्फ स्टार्ट हमारी मोटर नहीं है, 3 फेज देने के बावजूद भी। फिर हमने क्या लगाया? फिर हमने एक डैम्पर वाइंडिंग लगा दी। लगाया कि नहीं? ताकि मोटर हमारी चालू हो जाए। डैम्पर वाइंडिंग हमारे पास नहीं था, हमने एक छोटा पोनी मोटर लगा दिया, है ना। पोनी मोटर भी हमारे पास नहीं था तो एक लगा दिया हमने, वो पोनी मोटर नहीं था, डैम्पर वाइंडिंग नहीं है। और तीसरा एक होता है ना परिवर्तनीय आवृत्ति विधि। इस विधि के द्वारा, यानी कि इसको हम कहते हैं VFD। अरे रुक जा भाई, इसको हम क्या कहते हैं? VFD।
वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव, इस ड्राइव के द्वारा हम इसको सेल्फ स्टार्ट बना दिए। तो आंसर आपके पास है ऑप्शन नंबर सी कि घुंडी चुंबकीय क्षेत्र के साथ लॉक हो जाना और इस स्पीड से चलना ताकि स्लिप जीरो हो जाए, हमारी मोटर रुक जाती है। फिर डैम्पर वाइंडिंग के द्वारा सेल्फ स्टार्ट बना देते हैं, नहीं है तो पोनी मोटर लगाकर सेल्फ स्टार्ट बना देते हैं, नहीं है तो VFD लगा करके सेल्फ स्टार्ट बना देते हैं। अगर ये भी नहीं है तो खड़ी रहने दो मोटर को, है ना। जब इतनी सुविधाएं नहीं है आपके पास तो मोटर क्या ही चलाए, वो मोटर ही नहीं चलेगी। अगला देखना कि प्रत्यावर्तित में ध्रुवों की संख्या का क्या महत्व है। प्रत्यावर्तित में पोल की संख्या का क्या महत्व है। हमारे पास एक बड़ा प्यारा सा फॉर्मूला बनाया हुआ है किसी ने कि सिंक्रोनस स्पीड बराबर 120 F बटा पोल, है ना, पोल। तो यहाँ से हम बहुत कुछ ज्ञात कर सकते हैं। अभी हमें किसके बारे में बोला गया है, पोल के बारे में, यानी कि फ्रीक्वेंसी का एक फॉर्मूला है कि पोल गुणे n बटा 120। बताइए, तो यहाँ से जो हमारी पोल और फ्रीक्वेंसी है ये कैसा है, ये है सर समानुपाती है ना। इन्होंने क्या कहा कि पोल की संख्या का क्या महत्व है। पोल को अगर आपने कम किया तो फ्रीक्वेंसी कम होगी, पोल को आपने बढ़ाया तो फ्रीक्वेंसी का मान बढ़ गया, यानी कि एक दूसरे पर ये निर्भर कर रहे हैं। जनित्र की आवृत्ति को प्रभावित करता है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। यह रोटर की यांत्रिक डिजाइन को प्रभावित करता नहीं, यह केवल वोल्टता आउटपुट को प्रभावित करता है, इसका निष्पादन का कोई महत्वपूर्ण प्रभाव नहीं डालता। ऑप्शन नंबर ए ही है जो करेक्ट आंसर होगा आपका। मुझे लगता है ना कि यही वो सवाल है इस मैराथन क्लास में जो सबसे आसान था, जो सबसे आसान था, है कि नहीं। लीजिए, लैंप से संबंधित एक और न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को लगाइए। बोला जा रहा है कि एक कार्य समतल के लंबवत रखे गए लैंप की जो कैंडल पावर शक्ति है वो है MSCP है 120 और प्रदीपन है 30 लक्स का। तो दूरी ज्ञात कीजिए। बड़ा आसान सवाल है यार, लैम्बर्ट कोज्या नियम और एक प्रतिलोम वर्ग का नियम, दो नियम आते हैं ना। तो जो लैम्बर्ट कोज्या नियम तो नहीं यहाँ पर लगेगा, यहाँ पर प्रतिलोम का नियम लगेगा कि इल्यूमिनेशन E बराबर इंटेंसिटी बटा दूरी स्क्वायर, है ना, इंटेंसिटी बराबर दूरी स्क्वायर। तो दूरी स्क्वायर हमें ज्ञात करना है तो क्या होगा, D बराबर I बटा E, इंटेंसिटी बटा इल्यूमिनेशन, है ना। इंटेंसिटी कितना है, 120 है, ठीक है जी। इल्यूमिनेशन है 30, 0 से 0 कैंसिल, 3 चौके 12, कितना आ गया 4। मतलब कि D स्क्वायर बराबर कितना हो गया 4। तो सर अगर हम केवल दूरी ज्ञात करें तो D कितना होगा, √4 हो जाएगा, और √4 का मान कितना होता है 2, यानी कि दूरी कितना हो गया 2 मीटर। ऑप्शन नंबर बी ए करेक्ट हो जाएगा, 2 मीटर, 2 मीटर दूरी होगा, है ना। अगर इतना होगा और प्रदीपन इतना लक्स है तो दूरी कितना होगा, इतना 2 मीटर। अगर मान लो कि इस दूरी को 1 मीटर कर दूं मैं, इस दूरी को 1 मीटर कर दूं तो ये लक्स कितना मिलने लगेगा, हमें लक्स मिलने लगेगा और ज़्यादा, 30 और 15 जोड़ लो 45 लक्स मिलने लगेगा 1 मीटर में। तो जितना ज़्यादा दूरी होगा उतना ही ज़्यादा ये प्रदीपन का जो प्रकाश है, ये लक्स जो है ये कम होता जाएगा, है ना। मतलब कि एक बल्ब होता है, जब बल्ब को आप चालू करते हैं तो बल्ब के नीचे आप देखेंगे ना कि प्रकाश सबसे ज़्यादा होता है। थोड़ा दूर देखेंगे तो प्रकाश तो रहेगा लेकिन बहुत कम रहेगा, दूर और कम, दूर और कम, फिर कुछ दूर में प्रकाश ही नहीं रहता। अगर ऐसा नहीं होता तो मैं यहाँ पर एक बल्ब जलाता, पूरी दुनिया रोशन हो जाती, लेकिन ऐसा नहीं होता है ना। मतलब कि ये बात सच है। आगे 442 नंबर का, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रॉन्ग फर्स्ट एड टू प्रोवाइडेड टू ए पर्सन हु हैज़ रिसीव्ड एन इलेक्ट्रिक शॉक, यानी कि बिजली का झटका लगे हुए व्यक्ति को प्रदान किए जाने वाला गलत प्राथमिक उपचार क्या है। गलत प्राथमिक उपचार है कि शरीर से बिजली का संपर्क तुरंत हटा दिया जाना चाहिए। मतलब कि आप क्या चाहते हैं कि मार डालें ना, ज़रूरत पड़ने पर CPR करना चाहिए। अरे CPR करना मतलब जीवन दान देना होता है मेरे भाई। तत्काल चिकित्सा सहायक प्रदान करना चाहिए, है ना, ट्रामा सेंटर भिजवा दो। तत्काल पीने का जल दिए जाना चाहिए, यही है गलत, यही है गलत। यानी कि पीने का पानी देने से ना एक दिक्कत आएगी शरीर में, जिस दिक्कत को कहेंगे इस्केमिया, जिसको क्या कही जाती है, इस्केमिया। देखना, शरीर में जब चोट लगती है कहीं पर, चाहे बाइक से एक्सीडेंट हो जाए, चाहे गिर कर, चाहे लाइट लग जाए, कुछ भी, तो एक्सीडेंट वाले
जगह पे, जैसे कि मान लीजिए कि मेरा हाथ है ये टूट गया है ना, टूटे ना, नहीं तो मैं पढ़ाऊंगा कैसे आप लोगों को। अगर मान लो टूट गया तो यहाँ से ब्लड निकलने लगा, जो हमारा शरीर में जो ब्लड सर्कुलेशन हो रहा है वो सारे ब्लड कहाँ पर आने लगेंगे, इधर से भी, सर से भी ब्लड आकर के यहाँ आने की कोशिश करेगा, पूरे शरीर का ब्लड यहाँ पर आने की कोशिश करेगा और यहाँ से बाहर निकलेगा। क्या करेगा, यहाँ से बाहर निकलेगा, ठीक है ना। लेकिन जब आप पानी पिला देंगे तो ये प्रक्रिया हो जाएगा उल्टा, है ना, और ये इस्केमिया नामक ये भयानक परेशानियां आपके सामने आ सकती हैं और इंसान की मौत भी हो सकती है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा कारक प्रत्यावर्तिक में उत्पन्न ईएमएफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स को प्रभावित करता है। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ईएमएफ अगर कुछ लोगों को नहीं पता ईएमएफ क्या है तो ये है विद्युत वाहक बल, इंग्लिश में कहा जाता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। देखना कई बार ना पेपर बनाने वाले को क्वेश्चन नहीं मिलता ना तो ऐसे ही पेपर बना देता है, ईएमएफ का पूरा नाम बताओ, एमएफ का पूरा नाम बताओ, पीवीसी का बताओ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। देखना ईएमएफ बराबर क्या होती है, ईएमएफ बराबर होता है, अल्टरनेटर की बात हो रहा है ना, 4.44 मैक्सिमम फ्लक्स गुणे एफ गुणे एन, है ना, यानी कि फ्रीक्वेंसी और एन क्या है, ये है आवृत्ति और ये है हमारी गति, एन क्या है यहाँ पर गति है, टर्न मत मान लेना, ये है चुंबकीय फ्लक्स, चुंबकीय फ्लक्स और ईएमएफ है वोल्टेज। तो ये कुंडली के प्रतिरोध को प्रभावित करता है, नहीं, कुंडली के रेजिस्टेंस को प्रभावित ये नहीं करता है। वोल्टेज ड्रॉप और कैपेसिटेंस को, कुंडली में प्रवाहित धारा को, घूर्णन की चाल, ये देखिए ये गति जो है ये घूर्णन की चाल है, चुंबकीय फ्लक्स है ये, इसको प्रभावित करेगा, इसको प्रभावित करेगा। अगर चालक तथा चुंबकीय फ्लक्स है ना के बीच में, है ना, के बीच में अगर चालक तथा चुंबकीय फ्लक्स के बीच में अगर मान लीजिए कि इनका कोण के बीच का कोण अगर 90 डिग्री है, कितना है 90 डिग्री, तो हमारी इस जनरेटर से अधिकतम ईएमएफ उत्पन्न होगा, अधिकतम ईएमएफ उत्पन्न होगा, है ना, ध्यान रखना। और 120 डिग्री यानी कि लंबवत तब 0 वोल्ट यानी कि शून्य, कुछ भी उत्पन्न नहीं होगा। तो ये भी ध्यान रखा जाता है कि चालक और चुंबकीय फ्लक्स के बीच में कोण कैसा है, 90 डिग्री के कोण पे अधिकतम ईएमएफ उत्पन्न होगा, 120 डिग्री जो कि लंबवत रहेगा वो 0 वोल्ट उत्पन्न होगा, कुछ भी उत्पन्न नहीं होगा, है ना। और जब ये 0 डिग्री पे 0 वोल्ट उत्पन्न होता है उसी समय हमारी करंट कहाँ पे रहती है, माइनस वाले पे वेव रहता है, ध्यान देना, माइनस वाले पे, है ना, यानी कि सॉरी माइनस वाले पे नहीं रहता, माइनस पे नहीं रहेगा, यहाँ रहेगी, यहाँ 180 अंश यहाँ पे आ रही है, 180 डिग्री यहाँ पर आ रही है, ये प्लस का 90 है, ठीक है ना, ये माइनस का 90 है, माइनस का 90, यहाँ पर 180 डिग्री। जब यहाँ पर आएगी हमारी जनरेटर घूमते घूमते यहाँ पर आएगी, उसी समय 0 वोल्टेज उत्पन्न होगा, कोई वोल्टेज उत्पन्न नहीं होगा। ओके, उत्पाद की दृश्यता बढ़ाने के लिए रिटेल वातावरण में सुप्रदीप्ति प्रदान करने के लिए किस प्रकार का लैंप सबसे उपयुक्त है ना, बड़ा आसान सवाल है। देखिए 4 लैंप आपके सामने पड़ी है और एक ही सवाल में अगर चारों का आंसर मिल जाए आपको तो सोने पे सुहागा जैसे वाली बात हो जाए। देखिए आंसर तो होगा ऑप्शन नंबर डी भाई कि एलईडी का, एलईडी सबसे बेहतर है। लेकिन पहले आया था एलईडी या सीएफएल आया, सीएफएल का पूरा नाम लिख लो आप लोग, कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैंप, अरे लिखा तो है ना, कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैंप। सीएफएल आया, सीएफएल में क्या होता था कि इसमें 60 से 70 है ना, 60 से 70 ल्यूमेन प्रति वाट का ही प्रकाश उत्पन्न होता था, ल्यूमेन प्रति वाट, यानी कि 1 वाट में लगभग 70 ल्यूमेन का प्रकाश उत्पन्न होता था, जो कि कम था। इसीलिए सीएफएल के बाद हमने इसको एलईडी को लाया और एलईडी से हमें मिलता है 80 से लेकर के 100 ल्यूमेन प्रति वाट, 100 ल्यूमेन प्रति वाट। अब बताइए कि
हमने CFL के बाद LED को लाया, तो LED को लाने से फ़ायदा मिला ना प्रकाश में, भाई कहाँ 70 ल्यूमेन का प्रकाश और कहाँ 100 ल्यूमेन का प्रकाश, ज़्यादा तो है ही, इसीलिए LED को हम प्रयोग में लेने लगे। HID जो है ये सबसे खतरनाक होता है, ये 50 से लेकर के 100 ल्यूमेन, अरे 100 कहाँ 150 है, 50 से लेकर के 150 ल्यूमेन प्रति वाट, यानी कि ये 1 वाट में लगभग 150 ल्यूमेन का प्रकाश दे सकती है। तो फिर सर हम LED की जगह इसका यूज़ क्यों नहीं करते हैं? हर किसी की अपनी कुछ न कुछ खासियत होती है और अलग अलग जगह के हिसाब से बल्ब बनाए जाते हैं। सबसे खराब जो है ये इनकेंडिसेंट वाला है, ये 8 से 16 ल्यूमेन का प्रकाश देता है, 8 से 16 ल्यूमेन प्रति वाट का ये प्रकाश देता है, जो कि बहुत कम है और इसका रेट भी बहुत ज़्यादा है ना। ये 100 वाट की इनकेंडिसेंट लैंप आती है, 10 रुपये की मिलती है, 10 दिन भी नहीं चलती, फ्यूज हो जाती है ना। ऐसा होता है, पहले के टाइम पे यही होता था, लेकिन अब ऐसा नहीं होता। आंसर ऑप्शन नंबर देखिए, ऑप्शन नंबर डी होगा करेक्ट। अगला देखिए, अगला है कि आंतरिक वायरिंग के संबंध में भारतीय विद्युत नियमावली के अनुसार एक उप परिपथ में बिंदुओं की अधिकतम संख्या, अरे 2 होगा, अरे 2 नहीं यार 10 होगा, है मेरे से भी बाय मिस्टेक से मिस्टेक हो रहा था, 10 उपभोग बिंदु 10 होंगे। उपभोग बिंदु किसको कहते हैं? उपभोग बिंदु का मतलब होता है कि आप कितने उपकरण लगा सकते हैं। जैसे आपको मान लो कि हीटर चलाना है ना, तो हीटर चलाना है तो आप ऐसा नहीं कि उप परिपथ है तो मन मर्जी का हीटर कनेक्ट कर दो। सब सर्किट में केवल उतने ही आपको हीटर कनेक्ट करना है कि इसकी वाट रेटिंग ध्यान रखना है 800 वाट। लोड कितना होना चाहिए? 800 वाट, इससे ज़्यादा लोड नहीं। तो अगर मान लो 400 वाट के 2 हीटर हैं तो आपका 2 उपभोग बिंदु भी पूरा हो जाएगा और लोड भी 800 वाट कंप्लीट हो जाएगी, है ना। अगर आपके पास 1000 वाट का एक ही हीटर है तो आप नहीं लगा सकते, क्योंकि लोड क्षमता ज़्यादा हो जाएगी, भले से ही उपभोग बिंदु कम है, इसलिए इस बात का हमेशा हम ध्यान रखते हैं। आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। लीजिए, बहुत ही लाजवाब और बहुत ही बेहतरीन सवाल जो बार बार पूछा जाता है कि उच्च दक्षता और न्यूनतम हार्मोनिक्स प्राप्त करने के लिए 3 फेज मोटर में किस प्रकार की कुंडलन को वरीयता दी जाती है? वितरक प्रकार कुंडलन, बहुस्तरीय प्रकार कुंडलन, कंक्रीट प्रकार कुंडलन या फ्लिट फ्लूप अंडरलैप, ये वाला होगा वितरक प्रकार कुंडलन। अभी हार्मोनिक्स को समझना बड़ा जरूरी है। देखिए, वितरक प्रकार का कुंडलन जो होता है ना, ये करी कहाँ जाती है? तो ये हमेशा टर्बो जनरेटर में करी जाती है। कहाँ पर? टर्बो जनित्र के अंदर ये की जाती है और इसमें जो रोटर होते हैं वो होते हैं सेलिएंट पोल, सिलेंड्रिकल पोल वाले। कौन सा? सिलेंड्रिकल पोल रोटर का इसमें प्रयोग किया जाता है टर्बो जनरेटर में। सिलेंड्रिकल पोल रोटर के अंदर ही इस प्रकार के हमारा वितरित प्रकार की वाइंडिंग करी जाती है और इसका मेन काम यही होता है कि हार्मोनिक्स को कम करना। अब आप देखिए, अगर आप सिंक्रोनस मोटर के बारे में अगर आप पढ़े होंगे तो आपको पता होगा कि इसकी जो फील्ड वाइंडिंग रोटर पर की जाती है, इस फील्ड वाइंडिंग को उत्तेजित करने के लिए हम क्या प्रयोग करते हैं? एक जनरेटर का प्रयोग करते हैं जो कि डीसी होता है ना, जो कि डीसी सप्लाई होती है। इस सप्लाई को हम क्या करते हैं कि डीसी सप्लाई को कार्बन ब्रश के जरिए या स्लिप रिंग के जरिए इसके फील्ड वाइंडिंग तक देते हैं। तो जो आर्मेचर में सप्लाई है वो एसी है और जो फील्ड में सप्लाई है वो है डीसी। तो डीसी करंट का कुछ अंश, डीसी करंट का कुछ प्रभाव एसी में चली जाती है ना, जिसको कही जाती है हार्मोनिक्स। यानी कि आप ऐसा समझिए कि डीसी सप्लाई का कुछ गुण एसी सप्लाई में चली जाती है, उसको कही जाती है हार्मोनिक्स। हार्मोनिक्स मीन्स क्या होता है? पल्सेटिंग एसी, है ना, पल्सेटिंग एसी। अब अगर आउटपुट में इस अल्टरनेटर के द्वारा हमें हार्मोनिक्स वाला एसी मिलेगा तो हमारी मोटर अत्यधिक शोर करेगी, हमारी मोटर जल्दी से खराब हो जाएगी, उसकी क्षमता पे प्रभाव पड़ेगा। इसलिए इस हार्मोनिक्स को ख़त्म करने के लिए हम एक युक्ति का इस्तेमाल करते हैं जिसका नाम है साइक्लोट्रॉन, जिसका नाम होता है साइक्लोट्रॉन। ये क्या करता है? ये स्पंदित एसी, है ना, ये क्या करता है? स्पंदित एसी को, यानी कि पल्सेटिंग एसी को शुद्ध एसी में बदलने का काम करता है, शुद्ध एसी में बदलता है।
है ना, इसको नोट कर लेना आप लोग कि साइक्लोट्रॉन का क्या काम होता है। तो साइक्लोट्रॉन यही करता है। अब हमारे घर तक जो वोल्टेज आ रही है वो बिल्कुल शुद्ध एसी वाला है। कैसा है? प्योर एसी है। उसको आप चाहे मोटर चलाइए अच्छे से चलेगी, टीवी चलाइए कोई दिक्कत नहीं आएगा, है ना। हार्मोनिक्स को हमने पहले ही खत्म कर दिया साइक्लोट्रॉन लगा करके या फिर सिलेंड्रिकल पोल रोटर पर वितरित प्रकार की वाइंडिंग करके। और ये रोटर के अंदर आप देख लो किस प्रकार की वाइंडिंग है, डिस्ट्रीब्यूट किया गया है ना। एक जगह पर देखना वाइंडिंग ज़्यादा है, फिर कुछ आगे चल के देखेंगे वाइंडिंग है ही नहीं। कुछ एरिया ऐसे हैं, देखना ये वाला एरिया यहाँ पर कोई वाइंडिंग नहीं है ना, ये वाला एरिया यहाँ पर वाइंडिंग का कोई हिस्सा नहीं है। तो इस प्रकार से हम इसको क्या करते हैं, वितरित वाइंडिंग को लपेटा जाता है। नेक्स्ट है कि यदि प्रति ध्रुव अभिवाह और फेरों की संख्या नियत रखते हुए प्रत्यावर्तित की आवृत्ति को 25% तक बढ़ा दी जाए तो प्रेरित ईएमएफ पर क्या प्रभाव पड़ेगा। जो ईएमएफ होती है ना, वो क्या होता है, वो होती है वही 4.44 मैक्सिमम फ्लक्स गुणे एफ गुणे एन। क्या बोल रहा है कि फेरों की संख्या यानी कि फेरों की संख्या नियत रखते हुए, टन्स को नियत रखते हुए आवृत्ति को बढ़ाई जाए। यानी कि जो आप यहाँ से देखें ना, इस सूत्र के अनुसार जो फ्रीक्वेंसी एफ है ये ईएमएफ के समानुपाती है कि नहीं है। ये कैसा है, इसके समानुपाती। यानी कि आप ईएमएफ को बढ़ाएंगे तो फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा, ईएमएफ को घटाएंगे तो फ्रीक्वेंसी घटेगी। या फ्रीक्वेंसी को आपने कितना बढ़ाया है 25%, तो ईएमएफ भी 25% बढ़ेगा। प्रेरित ईएमएफ 25% बढ़ेगा। कितना बढ़ जाएगा, अरे यार कम वाला लगा दिया क्या, 25% बढ़ जाएगा, है ना। ऑप्शन नंबर डी होगा, प्रेरित ईएमएफ 25% बढ़ जाएगी। भूमिगत केबल का कौन सा वर्गीकरण केबल के चालकों की संख्या पर आधारित होती है, तो ये होता है 3 कोर केबल। कौन सी होती है, 3 कोर केबल। केबल जो होते हैं ना, एक केबल के अंदर कितने लेयर होते हैं, केबल के अंदर बहुत सारे लेयर होते हैं ना, 6-7 लेयर होते हैं। कितने, 6-7 लेयर होते हैं केबल के अंदर। और देखना हर लेयर को कैसे याद करना है आपको, वो देखिए बहुत सारे लेयर होते हैं। अब यहाँ से मान लीजिए कि 3 तार निकली हुई है, इस प्रकार से 3 तार निकली हुई है। तो इसको याद करने का मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ, उसको याद कर लेना। जब बात केबल की आई है तो भूमिगत केबल की, सिम्बास है ना, सिम्बास से सी बराबर क्या होता है, कंडक्टर, जिसको कहा जाता है चालक। और चालक का काम होता है धारा प्रवाह कराना, धारा प्रवाह कराना इसका मुख्य काम होता है। I4 होता है इंसुलेशन, और इंसुलेशन होता है हमारा पेपर, और पेपर का काम होता है कि इंसुलेशन प्रदान करना, है ना, इंसुलेशन प्रदान करना। फिर है हमारा M4 होता है मेटल शीथड। ये क्या होता है, मेटल शीथड, जो इसका काम है नमी से सुरक्षा देना, नमी से सुरक्षा देना। बच गया B4 बेडिंग। B4 इसका चौथा लेयर कौन सा है, बेडिंग है। और बेडिंग का काम होता है, ये जूट और पटसन का बना होता है। लेड शीथ यानी कि शीशा अक्सर टूटने और फूटने का डर रहता है, तो शीशा को हमें सुरक्षित करना है। तो बेडिंग का काम होता है शीथ को सुरक्षा प्रदान करना, शीथड को सुरक्षा प्रदान करना, सुरक्षा प्रदान करना। नेक्स्ट है ए फॉर आर्मरिंग, ए फॉर आर्मरिंग। और आर्मरिंग का काम होता है केबल को यांत्रिक चोट से सुरक्षा करना, यांत्रिक चोट से बचाना इसका मुख्य काम होता है। और नेक्स्ट है आपका एस फॉर सर्विंग, है ना। और सर्विंग का काम होता है वातावरण से सुरक्षा करना, वातावरण से सुरक्षा करना, है ना। तो ये सारे इसके लेयर हैं। आप देखिए एक केबल के अंदर कितने लेयर होते हैं, टोटल 6 लेयर होते हैं। यानी कि सिम्बास ये उल्टा चल रहा है, C4 कंडक्टर, है ना, ये इधर से चल रहा है, और S4 सर्विंग। ये वाली लेयर है, इसी को कही जाती है सर्विंग। सबसे ऊपर वाली जो ब्लैक कलर की आपको लेयर दिखेगी वो है सर्विंग, जो वातावरण से सुरक्षा प्रदान करेगा। तो 3 कोर केबल होगा करेक्ट आंसर। आसन्न ध्रुवों के बीच की दूरी जिसे आर्मेचर, ओहो, जनरेटर में पश्च अंतराल क्या है,
जनरेटर में पथ अंतराल क्या है? देखिए एक जनरेटर है, इस प्रकार से जनरेटर में कॉइल होती है ना, ये देखिए ऐसे नहीं होता है जनरेटर में कॉइल। ये क्या है? कम्यूटेटर का अलग अलग खंड है ना, 1 2 3 4। अब आप यहीं से क्लियर कर सकते हैं कि कौन क्या है, यहीं से क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। ये क्या है, ये क्या है और ये क्या है? इसको कहते हैं फ्रंट पिच, और ये है हमारी रियर पिच, और ये हमारी बैक पिच। देख लिए कैसे कैसे आपने देखा कि देखिए पहली वाली कॉइल का पहला सिरा दूसरे वाली कॉइल का अंतिम सिरा के बीच की दूरी को बैक पिच कहा जाता है ना। और एक मिनट यहाँ पे मिस्टेक हो रहा है। ये यहीं तक होगी, ओहो, ये यहीं तक होगी है ना, फिर ये होगी यहाँ तक। ये है हमारी फ्रंट पिच, ये है रियर पिच, और ये है बैक पिच। ये है रियर पिच, ये है बैक पिच, है ना। तो आप देख सकते हैं एक कॉइल का प्राथमिक और दूसरा सिरा बैक पिच, और पहली कॉइल और दूसरी कॉइल का पहली सिरा रियर पिच, दूसरी कॉइल का पहला सिरा पहली कॉइल का अंतिम सिरा फ्रंट पिच कहलाता है, ठीक है ना। तो आंसर क्या होगा कि आसन्न ध्रुवों के बीच की दूरी जिसे आर्मेचर चालकों के संदर्भ में मापा जाता है, गलत। आर्मेचर में प्रति ध्रुव चालकों की कुल संख्या होती है, गलत। पश्च भाग में कुंडली द्वारा आगे बढ़ाई गई, आगे नहीं, किसी कुंडली के 2 किनारों के बीच आर्मेचर स्लॉट के संदर्भ में मापी गई दूरी, कौन सा सही होगा? आर्मेचर के पश्च भाग में, ओ हो ये सही होगा। पश्च भाग में बैक पिच की बात हो रही है ना, तो पश्च भाग में कुंडली के आगे बढ़ाई गई दूरी। देखिए पीछे पीछे जो आगे बढ़ती जा रही, अब यहाँ पर एक और कॉइल लगेगी, इस प्रकार से ये पीछे पीछे ही चलेगी, है ना, आगे बढ़ रही है। तो लास्ट सवाल है आज का, और बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये बोला जा रहा है कि औद्योगिक वायरिंग संस्थापना के समय संवेदनशील उपकरणों में, संवेदनशील उपकरण मतलब कि ऐसे उपकरण जो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, बहुत जल्दी वो सेंस करके अपना प्रतिक्रिया दे देते हैं, संवेदनशील उपकरण हो गए। विद्युत चुंबकीय व्यतिकरण, यानी कि विद्युत चुंबकीय व्यतिकरण जो होता है, इसको बोला था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस। इसको कम करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी प्रणाली की अनुशंसा की जाती है? मतलब कि किसी औद्योगिक वायरिंग में ये हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस को कम करने के लिए क्या करेंगे? हमें ये करना है कि जो इस वायरिंग में जिस केबल का प्रयोग कर रहे हैं, उस केबल में ऐसा कुछ क्वालिटी होना चाहिए जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस को समाप्त कर दे, है ना। तो कौन सा होना चाहिए? सिल्डेड केबल का प्रयोग करना चाहिए। कौन सा केबल? सिल्डेड केबल। और इसको उचित प्रकार से ग्राउंड भी करना चाहिए। ये देखिए, ये है हमारी सिल्डेड केबल, इसको हम कहते हैं सिल्डेड केबल। ये है हमारी सिल्डेड केबल। सिल्डेड केबल में ये होता है कि इस केबल का एक ऐसा लेयर है ना, एक लेयर जो कैसा है, लेड शीथ है ना, यही है इसकी सिद्ध परत। इस परत की ये खासियत होती है कि जो EMI होते हैं इसको ख़त्म कर देता है। यानी कि जैसे कि मान लो इसका प्रयोग वहाँ पर किया जाता है, पहला लिखना अत्यधिक विद्युत शोर वाले क्षेत्रों में, विद्युत शोर वाले क्षेत्रों में, है ना, इसका प्रयोग किया जाता है। दूसरा है औद्योगिक क्षेत्रों में, और तीसरी जो है वो है कि अत्यधिक कंप्यूटरीकृत क्षेत्रों में, अत्यधिक कंप्यूटरीकृत क्षेत्रों में, है ना। मतलब कि अत्यधिक विद्युत शोर का मतलब ये होता है कि मान लो ये एक टावर लाइन है ना, मान लो ये एक टावर लाइन है, इस टावर लाइन में हाई वोल्टेज ट्रांसफ़र हो रही है, ठीक है ना।
ये देखो हाई वोल्टेज ट्रांसफर हो रही है तार के माध्यम से, नीचे ये केबल गई है। तो अब आप देखते होंगे कि जो 400 किलो वोल्ट वाली टावर लाइन होती है ना, उसमें बहुत ज़्यादा आवाज़ निकलती है, तारों से आवाज़ आती है। वो क्या है, इलेक्ट्रिक एक प्रकार से इंटरफेरेंस है ना, इलेक्ट्रिक व्यतिकरण है। तो ये इलेक्ट्रिक इंटरफेरेंस इस तार से क्या आ जाएंगे, इस केबल में आ जाएंगे, और इस केबल में, इस केबल के थ्रू ये कहाँ तक चली जाएंगी, इन उपकरणों तक चली जाएंगी, और ये उपकरण हो जाएंगे खराब। इसलिए इस केबल में एक शिल्डेड लेयर हमने लगा दिया। अब जो यहाँ से व्यतिकरण आ रहा है, इंटरफेरेंस, इसको ये लेयर क्या करेगी, इस लेयर को हमने कर दिया है अर्थिंग, इस लेयर को हमने क्या कर दिया है, इस प्रकार से अर्थ, है ना। तो जो व्यतिकरण अब इस केबल में आएगा वो डायरेक्ट अंडरग्राउंड हो जाएगी, डायरेक्ट अर्थिंग हो जाएगी। इसलिए हम शीथड केबल का, शिल्डेड केबल का प्रयोग करते हैं। यह है शिल्डेड परत, है ना, ये क्या है, यह है शिल्डेड परत, शिल्डेड परत है ये। तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। चलिए मेरे भाई, मैराथन क्लास खत्म हो चुकी है ना, लगातार हम देख रहे हैं, और जो भी बच्चा मेरे साथ शुरू से लेकर के अंतिम तक मेरा साथ दिया होगा उसको मेरा दिल से बहुत बहुत धन्यवाद है ना। अब वाकई में आप अपने एग्ज़ाम के लिए, अपनी तैयारी के लिए बिल्कुल सीरियस हो चुके हैं, और ऐसा देख करके बहुत अच्छा लगता है, ठीक है ना। क्या होता है ना कई बार कि 100 की भीड़ में एक्चुअल तैयारी करने वाले बच्चे कम ही होते हैं। कुछ तो शौक के लिए आते हैं, कुछ तो ट्राई करने के लिए आते हैं, और कुछ तो हार मान जाते हैं। लेकिन जो यहाँ तक पहुँचता है ना, असली खिलाड़ी और असली बाजीगर वही होता है, ठीक है। मैराथन सेशन को शेयर करना, ज़्यादा से ज़्यादा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए, और बैच भी बहुत जल्द लॉन्च होने वाली है। इसलिए दोस्तों आप सभी के लिए एक खुशखबरी देने जा रहा हूं। जैसे ही हमारी मैराथन क्लास खत्म होती है, 50 मैराथन क्लास है ना, 21 नंबर का आज खत्म हो चुका, कल से 22वां क्लास होगी, 50 तक चलेगी, उसके बाद तुरंत बैच लॉन्च होगा। चलिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।